नेपाल की सड़कों पर धुआं है, पत्थरबाजी हो रही है और सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लग रहे हैं। खबरों में तो यही बताया गया कि भाई एक सोशल मीडिया बैन की वजह से पूरा देश जल उठा। पर क्या ये सच में पूरी कहानी है? नहीं, असल में ये कहानी है एक छोटी सी चिंगारी की, जिसने बारूद के एक बहुत बड़े ढेर में आग लगा दी। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये शब्द जरा ध्यान से सुनिए। ये 91 साल के सत्यनारायण साह के हैं। उनकी आवाज में ना गुस्सा भी है और एक उम्मीद भी। और ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, ये तो नेपाल की कई पीढ़ियों का दर्द है। वो पीढ़ियां जो नेताओं के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी थीं और बस एक बेहतर कल का सपना देख रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन ने पूरे देश में इतना बड़ा बवाल कैसे खड़ा कर दिया? क्या ये बस इंटरनेट चलाने की आज़ादी की लड़ाई थी, या फिर इसके पीछे की वजहें कहीं ज्यादा गहरी और बहुत पुरानी थीं? तो कहानी की शुरुआत होती है एक सरकारी फैसले से। यही वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ जला दिया। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, आग लगने के लिए जमीन वो तो बहुत पहले से ही तैयार की जा चुकी थी। तारीख थी 3 सितंबर 2025। सरकार ने एक झटके में फेसबुक, एक्स, यूट्यूब ऐसे 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। और तर्क क्या दिया? तर्क ये था कि ये कंपनियां लोकल कानून नहीं मान रही हैं और हेट स्पीच और फेक न्यूज़ को रोकने में पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। और इस बैन का जो नतीजा निकला वो बहुत भयानक था। जेनजी यानी देश के जो युवा हैं वो सब सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। 22 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 500 से ज्यादा घायल हुए। मतलब सोचिए, सिर्फ कुछ ऐप्स बैन होने पर इतनी बड़ी, इतनी हिंसक प्रतिक्रिया क्यों? अब देखिए, इसका एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है जो बहुत दिलचस्प है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सोशल मीडिया हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को ठीक वैसे ही एक्टिवेट करता है जैसे कोई नशा करता है। तो जब ये अचानक उनसे छीन लिया गया तो युवाओं में बिल्कुल वैसे ही विड्रॉल सिम्टम्स दिखने लगे जैसे किसी नशे के आदी इंसान में दिखते हैं। तो ये उनके लिए सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं था, ये उनकी पूरी पीढ़ी के जीने के तरीके पर एक सीधा हमला था। और एक बात साफ कर दें, ये प्रदर्शन कोई अचानक बिखरे हुए नहीं थे। नहीं, गेमर्स के बीच एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है डिस्कॉर्ड। उसे एक कंट्रोल रूम की तरह इस्तेमाल किया गया। हामी नेपाल जैसे ग्रुप्स बनाए गए और वहां से नेताओं के बच्चों को मार डालो, मंत्रियों के घर पर बॉटल बॉम्ब फेंको, इस तरह के भड़काऊ मैसेज फैलाए गए। और इसी वजह से एक शांतिपूर्ण आंदोलन ने अराजकता का रूप ले लिया। तो अब बात करते हैं असली वजह की। जैसा हमने कहा, सोशल मीडिया बैन तो बस एक चिंगारी थी, लेकिन वो ईंधन जो सालों से इकट्ठा हो रहा था वो क्या था? चलिए अब उन वजहों को देखते हैं जिन्होंने नेपाल के युवाओं के अंदर इतना गुस्सा भर दिया था। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ पिछले 4 सालों में देश में 3 बड़े घोटाले हुए: गिरिबंधु लैंड स्वैप, ओरिएंटल कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव फ्रॉड। इन सब में मिलाकर 1,37,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हेराफेरी हुई। ये पैसा किसका था? ये जनता का पैसा था जो सीधे नेताओं की जेबों में जा रहा था। और पता है, ये भ्रष्टाचार सिर्फ फाइलों और कागजों में नहीं था, ये तो सोशल मीडिया पर खुलेआम दिख रहा था। सोचिए, एक तरफ देश का युवा नौकरी के लिए भटक रहा है और दूसरी तरफ नेताओं के बच्चे, जिन्हें लोग नेपो बेबीज कहने लगे थे, वो अपनी महंगी घड़ियों, लग्जरी गाड़ियों और आलीशान पार्टियों की तस्वीरें डाल रहे थे। इस दिखावे ने युवाओं के मन में जो आग थी उसे और भड़का दिया। इस गुस्से के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 2008 में जब राजशाही खत्म हुई तो सबको लगा कि चलो अब देश में स्थिरता आएगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। पिछले 17 सालों में नेपाल ने 14 प्रधानमंत्री देख लिए। 14 सरकारें तो जैसे ताश के पत्तों का घर थीं, बनती थीं, गिर जाती थीं, और इस चक्कर में देश का विकास पूरी तरह से ठप हो गया। और जब राजनीति में इतनी उथल-पुथल हो तो उसका सीधा असर किस पर पड़ता है? आम लोगों की जिंदगी पर। ये आंकड़े देखिए, ये साफ साफ बता रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई दोनों का ग्राफ लगातार ऊपर ही जा रहा था। इस आर्थिक बदहाली ने लोगों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उनके पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पर रुकिए, इस कहानी में एक और परत है, एक इंटरनेशनल एंगल। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ देश के अंदर के गुस्से का नतीजा नहीं था, इसमें बाहरी ताकतों का भी हाथ हो सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस मार्कंडे काटजू।
उनका एक एनालिसिस है जो कहता है कि नेपाल के इन घटनाओं को हमें अमेरिका, यूरोप और चीन रूस के बीच जो पावर स्ट्रगल चल रहा है उस चश्मे से भी देखना चाहिए। देखिए, इस एनालिसिस के मुताबिक उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनका झुकाव चीन की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा था। जाहिर है ये बात अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों को पसंद नहीं आ रही थी। तो एक थियरी ये है कि चीन समर्थक सरकार को अस्थिर करने के लिए प्रदर्शनकारियों को बाहर से सपोर्ट और शायद फंडिंग भी मिली। दूसरी तरफ चीन भी नेपाल पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहता और नतीजा, नेपाल इन दो बड़ी ताकतों के बीच एक जियोपॉलिटिकल अखाड़ा बनकर रह गया। तो सरकार तो गिर गई, लेकिन अब यह आंदोलन सिर्फ विरोध करने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, अब इस पीढ़ी के पास भविष्य के नेपाल के लिए एक बिल्कुल साफ एजेंडा है और कुछ बहुत ही ठोस मांगे भी हैं। और ये हैं वो मांगे जो इस पूरे आंदोलन की नींव हैं। पहली, संसद को भंग किया जाए। दूसरी, संविधान को फिर से लिखा जाए। तीसरी, नए और फेयर इलेक्शंस हों। और सबसे जरूरी, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां देश का लीडर सीधे जनता द्वारा चुना जाए। इतना ही नहीं, मांग ये भी है कि पिछले 30 सालों में नेताओं ने जो भी अवैध संपत्ति बनाई है उसकी जांच हो और उसे जब्त करके नेशनल एसेट घोषित किया जाए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सिर्फ नारेबाजी नहीं है, ये एक नए नेपाल का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये सिस्टम में एक फंडामेंटल चेंज की मांग है। तो अब हम उसी सवाल पर आके खड़े हो गए हैं जहां से शुरू हुए थे। क्या जेनजी की ये क्रांति नेपाल को वाकई एक नए सुनहरे भविष्य की तरफ ले जाएगी, जैसा कि 91 साल के सत्यनारायण साहा उम्मीद कर रहे हैं, या फिर ये भी नेपाल की अस्थिरता के लंबे इतिहास में एक और हिंसक चैप्टर बनकर रह जाएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।